नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और घटना चक्र की सीरीज चल रही है। इसका आज 5वां चैप्टर है जो कि है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का हम लोग अध्ययन आज करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को वर्तमान अनुवांशिक विज्ञान का जनक कहते हैं। अनुवांशिकता की खोज किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसीलिए इन्हें अनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं, देखिए बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, जी.जे. मेंडल। तीसरा प्रश्न है, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह क्या था? तो उन्होंने गार्डन पी मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों नियम भी याद रख सकते हैं, कभी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए। तो 3 नियम किया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल के जो अनुवांशिकता का सिद्धांत वह लैंगिक जनन पर आधारित है, याद रखेंगे। 5वां प्रश्न है, जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध इनमें से किस पे है? तो जीन्स का चित्रण, जीनोम चित्रण में जीन्स का चित्रण किया जाता है। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है और जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है, याद रखेंगे। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किनके द्वारा? तो ये ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षाओं में, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं तथा इनका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वाल्डेयर, 1888 ईस्वी। यह भी याद रखेंगे कि इनका नाम, जो क्रोमोसोम है, इनका नाम किसने प्रस्तुत किया था? तो वाल्डेयर ने प्रस्तुत किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जलिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाती हैं। क्रोमैटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं जिन पर जीन पाए जाते हैं। यद्यपि अधिकतर जीन डीएनए के भाग हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में ये आरएनए के भाग भी होते हैं, जैसे रियो वायरस। तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे कि जो अधिकतर जीन होते हैं वो डीएनए के भाग होते हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में जीन आरएनए के भाग भी हो जाते हैं, जैसे रियो वायरस में। जीन क्या है? तो जीन एक डीएनए का भाग होता है, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया, लेकिन ये लाइन जरूर एक बार 2 बार इस पर फोकस कर लेंगे। लेकिन किसी विषाणुओं में या कुछ विषाणुओं में जीन जो होता है वो आरएनए का भी भाग हो जाता है, लेकिन जो राइट आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा वो डीएनए का भाग ही कहा जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र में डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड 1 लाख अणु होते हैं। तो इसको याद रखेंगे, जीन जो होता है वो डीएनए का सिर्फ एक भाग है। डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम होता है। एक अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है। इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है, अभी रिसेंटली 2020 पीसीएस में पूछा गया यूपी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं। विकास के लिए अनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफ़ी महत्व होता है।
हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? 9वां नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं, याद रखेंगे। क्रोमोसोम्स पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती हैं, जीन कहलाती हैं। जीन जीवों के शरीर में आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या आयु के साथ बढ़ सकती है, घट सकती है, वजन के साथ बढ़ती है या स्थिर रहती है। तो भाई गुणसूत्रों की संख्या चाहे कोई दुबला पतला कमज़ोर बीमार कुछ भी हो जाए, स्थिर ही रहती है। एक निश्चित गुणसूत्र डिसाइड है, चाहे मनुष्य में 46 हो या फिर और किसी में, जिसमें भी सब डिसाइड किया गया उतना ही रहता है किसी भी अवस्था में। तो सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों जिसको क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती। स्टेटमेंट याद रखेंगे। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों में जो होता है डीएनए ही उत्तरदायी होता है, क्योंकि जीन का भाग डीएनए का ही भाग होता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बारबरा मैकलिंटॉफ ने जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, महत्वपूर्ण हो सकता है। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैकलिंटॉफ थे। 1983 में इस विशेष अनुसंधान के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवांशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवांशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ हैं। और तो अगर प्रश्न आ जाए इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो जंपिंग जीन की खोज किस पौधे पर किया, किस जीव पर किया? तो मक्का के पौधे पर किया। इसीलिए इसको इतना ध्यान दे दीजिए, फोकस किया जा रहा है। देखा जाए तो जंपिंग जीन द्वारा जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं। तो नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड पाए जाते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। 13 नंबर प्रश्न है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? जो टायरोसिन होता है यह एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। बाकी एडिनिन, गुआवानिन, साइटोसिन ये तीनों एमिनो अम्ल बनाते हैं। एडिनिन, गुआवानिन और साइटोसिन अमीनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लियक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में मौजूद जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, याद रखेंगे, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लियक अम्ल होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लियक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लियक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु होते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डीऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनीय क्षमाक्षार एडिनिन, गुआवानिन, थाइमिन व साइटोसिन उपस्थित रहता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसाल में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा राइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाचार एडिनिन, गुआवानिन, यूरेसिल व साइटोसिन होता है। तो एक और फैक्ट याद रखेंगे, आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। बाकी एडिनिन, गुआवानिन, साइटोसिन ये जो नाइट्रोजनीय क्षार होते हैं ये डीएनए में सेम है, आरएनए में सेम है, लेकिन डीएनए में थाइमिन हो जाता है अलग से और आरएनए में यूरेसिल, इसको याद रखेंगे।
डीएनए की खोज किसने किया था, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक को कुछ लोग लगा देते, लेकिन इन्होंने डीएनए की खोज नहीं किया था। इन्होंने डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, द्विकुंडलित मॉडल था, उसको इन्होंने खोज किया था, बताया था। तो डीएनए की खोज किसने किया था, बीपीएससी में आया हुआ था 2018 में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको देखते हैं। यह एक मतलब बताया इन्होंने गलत अवधारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएच विल्किंस, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने, तो डीएनए की जो खोज किया था किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने। इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल के आ सकता है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो वाटसन तथा क्रिक द्वारा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, एमएच विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया। राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स आरएनए होते हैं, यह भी प्रश्न याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी अल्टमान को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 1989 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु हैं जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। और आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी अल्टमान को वर्ष 1989 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखिए। राइबोजाइम्स कौन होते, क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। तो एक्सरे तकनीकी जो होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन जो होते हैं, इनको हमेशा खतरा बना रहता है कि कहीं इनकी मतलब की जो डीएनए की संरचना होती है उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो एक्सरे तकनीक में जो लोग काम करते हैं उन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा बना रहता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर। इसको जानते रहेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही इस वीडियो का अंतिम अनुवांशिकता का ये अंतिम प्रश्न था। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे @techIAS, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ भी कहना है, कोई सजेशन देना है तो कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।